हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हम हिंदी में सॉल्व करेंगे और आपको जो है दोनों वीडियो मिलेंगे। पहला तो हिंदी में देंगे, दूसरा जो है इंग्लिश में देंगे। इसलिए अलग अलग देना पड़ रहा है क्योंकि जो है हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो या हमारी जो बहनें हैं JNM कर की हुई हैं, NM की हुई हैं, उनको जो है वो कह रही हैं हमको हिंदी में सर नहीं दीजिए, हमको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए जो है हमने हिंदी में बनाने की कोशिश की है और जो भी इसमें त्रुटि होगी उसको बताइएगा। तो पहला है, शरीर का तापमान पता करने के लिए सबसे उपयुक्त या मोस्ट रिलायबल मेथड है, यानी जो टेम्परेचर जो है शरीर का पता करने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, तो वो है, पहला है ऑप्शन मुंह द्वारा, दूसरा एक्जिला द्वारा, तीसरा मलाशय द्वारा और चौथा यौन द्वारा। तो इसमें जो है एनल मेथड जो होता है वो मोस्ट रिलायबल होता है, यानी वहाँ से सबसे अच्छी टेम्परेचर मिलता है, सबसे अच्छा टेम्परेचर मिलता है। फिर है दूसरा ऑप्शन है मैनिटॉल है, हाँ दूसरा ऑप्शन है आपका मैनिटॉल है, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड ऑस्मोटिक डायरेक्टिक्स। दूसरा ऑप्शन है हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड ऑस्मोटिक डायरेक्टिक्स। तीसरा है हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड ऑस्मोटिक डायरेक्टिक्स। चौथा है हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड ऑस्मोटिक थायजाइड्स। तो इसके बारे में जो है सोल्यूशन के बारे में हम आपको अच्छे से पूरी वो देंगे, क्लास देंगे। इसमें फ़िलहाल अभी हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो इसमें जो है हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड ऑस्मोटिक डायरेक्टिक्स। फिर हमारा थर्ड है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की सक्शनिंग के दौरान नर्स को एक बार में अधिकतम कितने समय के लिए सक्शनिंग करनी चाहिए। ट्रेकियोस्टोमी अगर किसी पेशेंट को लगा हुआ है, या कह सकते हैं ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब अगर लगी हुई है, तो उसके सक्शनिंग के दौरान नर्स को अधिकतम कितने समय के लिए सक्शनिंग करनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 10 सेकंड, दूसरा है 30 सेकंड, तीसरा है 5 सेकंड और चौथा है 60 सेकंड। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद आ रहा कि ये CHO या NHM में पूछा जा चुका है कि जो सक्शनिंग की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए। तो सक्शनिंग की टाइमिंग जो है वो 10 सेकंड की होनी चाहिए। फिर है चौथा ऑप्शन है, चौथा क्वेश्चन है अपना, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सत्य असत्य और एक्सेप्ट ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कभी कभी हमको लगता है कि हमें सत्य पूछ लिया गया तो हम जो है क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, या सत्य पूछ लिया गया तो हम दिमाग में हमारे सत्य होता। तो इसमें पूछ रहा है इंट्रावीनस इन्फ्यूजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी जो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। पहला है, कभी भी पैरालाइज आर्म में IV साइट का चयन नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये सही है, कभी भी जो पैरालाइज पेशेंट होता है उसमें IV साइट का चयन नहीं करना चाहिए। दूसरा है, चलती हुई IV लाइन को एक वयस्क में प्रत्येक 30 मिनट बाद चेक करना चाहिए। किसी भी IV लाइन अगर किसी पेशेंट में चल रहा है तो उसको हमेशा 30 सेकंड में चेक करते रहेंगे कि काउंटर नहीं हो गया या कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। फिर तीसरा है, फिर चौथा पहले देख लेते हैं, रक्त यानी ब्लड या अन्य किसी रक्त पदार्थ में नॉर्मल सैलाइन के अलावा कोई भी सोल्यूशन ऐड नहीं करना चाहिए। हाँ, रक्त यानी अगर ब्लड चढ़ रहा है या ब्लड चढ़ाना है तो उसके अलावा जो नॉर्मल सैलाइन ही यूज करना चाहिए और कोई भी सोल्यूशन नहीं ऐड करना चाहिए। अब इनका जो लास्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है, दिए गए समय में फ्लूइड की मात्रा IV लाइन द्वारा नहीं दी जा सकती रही हो तो इन्फ्यूजन की दर को भी बहुत तेज़ी कर देना चाहिए। नहीं, अगर जो भी हमको IV फ्लूइड देना है वो, ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है। ये क्या लिखा, दिए गए समय में फ्लूइड की मात्रा IV लाइन द्वारा नहीं दी जा पा रही हो तो इन्फ्यूजन की दर को तेज कर देना चाहिए। नहीं, कभी भी तेज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, पाँचवा है, बच्चों में ड्रग की डोज किसके हिसाब से कैलकुलेट करनी चाहिए। तो बच्चों में नॉर्मली हम जानते हैं जो ड्रग की डोज होती है
वो वज़न के हिसाब से कैलकुलेट करनी चाहिए, और वयस्क में उम्र और वज़न के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है उम्र, दूसरा है वज़न, तीसरा है ऊंचाई, चौथा है उपापचय द्वारा। फिर है अपना पाँचवा है हेड इंजरी में कौन से प्रकार के बैंडेज का प्रयोग करना लाई जाती है। हेड इंजरी में कौन से प्रकार की बैंडेज प्रयोग में लाई जाती है। तो आप लोग एक बार बैंडेज ज़रूर पढ़ लेना, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है स्पायरल, दूसरा सर्कुलर, तीसरा है कैपलाइन और चौथा है स्पाइका। तो इसमें जो है कैपलाइन मेथड जो है यूज़ किया जाता है, या कैपलाइन बैंडेज यूज़ की जाती है। बैंडेज के बारे में और जो भी स्पायरल ये सब है, आपको मैं अलग ही पूरी वीडियो दूंगा इसके बारे में। नेक्स्ट है रेक्टम में फ्लैटस ट्यूब डालने का सबसे प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब अगर रेक्टम या एनल में जो है फ्लैटस ट्यूब डालना है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है मलाशय से मल को बाहर निकालना। ठीक है, दूसरा है कोलोन की सफाई करना, तीसरा है उदर में गैसीय डिस्टेंशन को दूर करना, चौथा है रेक्टल ट्यूब के द्वारा दवाई प्रविष्ट करना। तो इसमें जो ऑप्शन है उदर के गैसीय डिस्टेंशन को दूर करना, जिससे किसी इंसान को कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है तो उसको बहुत गैस बनी रहती है, तो जो फ्लैटस ट्यूब डालते हैं इसलिए फ्लैटस ट्यूब डालते हैं। तो इसका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आठवां प्लास्टर कास्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अभी हम ऊपर पढ़े थे असत्य, अब इसको जरूर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा सत्य व असत्य पे। तो ये क्वेश्चन है प्लास्टर कास्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है कास्ट में लगे हुए एक्सट्रीमिटी को हवा का परिवहन बढ़ाने और डाइनिंग को प्रमोट करने के लिए प्रत्येक 1-2 घंटे बाद पलटना चाहिए। दूसरा है कास्ट में लगे हुए एक्सट्रीमिटीज को वीनस ड्रेनेज बढ़ाने और 24 से 48 घंटे बाद वेट रखना चाहिए। पल्मोनरी एम्बोलिज्म तथा संक्रमण प्लास्टर कास्ट की जटिलताएं हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ये सारे कथन जो है सत्य, या सारे स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। फिर जो है यदि एक मरीज मूत्र त्याग नहीं कर सकता है तो प्रथम नर्सिंग कार्य क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। यदि किसी यानी कोई भी पेशेंट है वो यूरिन डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा तो नर्सिंग का पहला जो कार्य है वो क्या करेंगे नर्स। पहला ऑप्शन है इसमें मूत्राशय के डिस्टेंशन को पता लगाने के लिए मूत्राशय को पल्पेट करना चाहिए। दूसरा तुरंत डॉक्टर को बुलाएं। तीसरा है मरीज को यूरिनरी कैथेटर लगाएं। चौथा है डिस्टेंशन को दूर करने के लिए डायरेक्टिक्स जैसे लाइसेक्स का प्रयोग करें। नहीं, पहले क्या करेंगे, पहले जो है मूत्राशय के डिस्टेंशन को पता लगाने के लिए मूत्राशय को पाल्पेट करेंगे, तो फिर हमको ये पता चल जाएगा कि जो है क्या है। उसके बाद हम डॉक्टर को बुलाएंगे या कैथेटर यूज करेंगे। चलिए, पहला ही राइट आंसर। फिर है सामान्य अवस्था में टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। तो सामान्य अवस्था में टाइडल वॉल्यूम 200 ml होता है। एक सर्जिकल घाव को माना जाता है जो स्वच्छ घाव यानी क्लीन वुंड, संक्रमित घाव इन्फेक्टेड वुंड, तीसरा है कंटामिनेटेड वुंड, चौथा है स्वच्छ अथवा संक्रमित, दोनों प्रकार का हो सकता है। नहीं, इसको हम इन्फेक्टेड वुंड मानेंगे, यानी बी आंसर राइट आंसर। फिर है निम्न में से कौन सा कारक घाव भरने की प्रक्रिया का अनुकूल कारक नहीं है। युवावस्था, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का अधिक प्रयोग, पुनर्जन या रिजनरेशन की क्षमता को बढ़ाने रोधक की स्थिति, संक्रमण रोधी साधनों का उपयोग। इसमें जो बी आंसर इज राइट आंसर। फिर है नर्स को मलाशय के द्वारा मरीज का तापमान नहीं लेना चाहिए यदि, यानी जो है नर्स को अगर कोई क्या दिक्कत हो कि उससे जो है एनएल द्वारा टेम्परेचर ना लिया जाए।
मरीज के मलाशय वाले भाग की सर्जरी हो रखी हो, मरीज के ब्लीडिंग पाइल्स हों, मरीज हृदय संबंधी समस्याओं से ग्रसित हो, उपयुक्त सभी। मतलब इन सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगर मरीज को जो है मरीज के मलाशय की कोई सर्जरी हुई है तो भी नहीं लेना है। मरीज के ब्लीडिंग पाइल्स हो, मतलब पाइल्स हो जो ब्लीडिंग कर रहा हो, तो भी नहीं लेना है। मरीज हृदय संबंधी समस्या से ग्रसित नहीं, उसको जो है हार्ट की प्रॉब्लम, तो भी नहीं लेना है। फिर नर्स द्वारा मरीजों को बेड बाथ देते समय अंगों को किस क्रम में बात करना चाहिए। हाँ, ये ले लीजिए। देखिए, नर्स को जो है अगर किसी को बात देना है तो पहले चेहरा, फिर गर्दन, फिर भुजाएं, फिर हाथ, फिर सीना, फिर उदर, पीठ, टांगें, फिर पेरिनियम करना चाहिए। ये मुझे याद है, इसलिए जो है इसका बी आंसर राइट आंसर है। कोलैप्सिंग पल्स इस नाम से भी जानी जाती है। बाउंडिंग पल्स, वाटर हैमर पल्स, पल्स अल्टरनेशन, फिर है बिगमियर पल्स। तो जो है बी आंसर है राइट आंसर, वाटर हैमर पल्स। 1 ड्राम किसके बराबर होता है? तो 1 ड्राम जो है 4 ग्राम के बराबर होता है। इसमें आंसर दिया गया है ए 2 ग्राम, बी 4 ग्राम, सी 6 ग्राम और डी 8 ग्राम। तो इसमें जो आंसर है वो बी है, वो जो है 4 ग्राम होता है। निम्न में से कौन सा नर्सिंग कार्य माल प्रैक्टिस माना जाता है? जब एक नर्स गलत दवा मरीज को दे देती है, जब नर्स मरीज को दवा देना भूल जाती है, जब नर्स द्वारा दवा पर लगे लेबल को पढ़े बिना ही मरीज को दवा लगा देती है, उपयुक्त सभी। इसमें जो है माल प्रैक्टिस माना जाता है कि जब नर्स मरीज को दवा देना भूल जाती है। बी इज राइट आंसर। फिर जो है इंसोम्निया का मतलब होता है जब मरीज घूमने फिरने में असमर्थ हो, मरीज बेहोश हो, जब मरीज निंद्रा यानी नींद लेने में असमर्थ हो, या जब मरीज खाना खाने में असमर्थ हो। तो इसका जो है सी आंसर ये सही है, जब मरीज को नींद ना आती हो या नींद लेने में असमर्थ हो। फिर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इस नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में सब लोग जानते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग की जनक हैं और इनका जो जन्म है 12 मई 1920 को हुआ था। चलिए उसको छोड़िए, इसको देखते हैं। नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इस नाम से भी जाना जाता है मदर टेरेसा ऑफ द इंडिया, लेडी विद द टार्च, लेडी विद द लैम्प एंड लेडी विद द कैंडल। नहीं, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, लेडी विद द लैम्प। चोटग्रस्त स्थान पर गैंग्रीन होने का सबसे प्रमुख कारण है। यानी किसी पेशेंट को अगर चोट लगी है तो उसको गैंग्रीन का सबसे प्रमुख कारण क्या होगा गैंग्रीन होने का? विटामिन सी की कमी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति, तीसरा ऑप्शन वृद्धावस्था और चौथा ऑप्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग। तो अगर जो ब्लड है वो बराबर नहीं आएगा तो जो है गैंग्रीन होने के चांसेस होते हैं। थैंक यू दोस्तों, और अगला वीडियो जो है इंग्लिश वर्जन में भी देंगे हम, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें ताकि और लोगों को मदद मिल सके। और EPCHO में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं या क्वेश्चन आ चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है। और आपको जो है बुक, इसलिए हम बुक सॉल्व करवा रहे हैं, ना कि खुद से क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि अब समय नहीं है कि जो है ज़्यादा पढ़ाई की जा सके। थैंक यू।